वॉरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है उत्तरी अमेरिका का अध्ययन करेंगे। तो उत्तरी अमेरिका में हम लोग जो है सबसे पहले देखते हैं उत्तरी अमेरिका की सीमाओं को। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ये आपका पैसिफिक ओशियन पड़ जाता है और इसके पूर्व में आपका पड़ जाएगा अटलांटिक ओशियन। प्रशांत महासागर आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है और इसके उत्तर में आर्कटिक ओशियन, ये आपका आर्कटिक ओशियन पड़ जाता है और इसके पूर्व में इसके दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप सबसे ज़्यादा विकसित महाद्वीपों में से एक है, जिनमें से आप देख ही रहे हैं कनाडा, यूएसए, मैक्सिको और इसके मध्य अमेरिका के देश आते हैं। अमेरिका महाद्वीप का कोई भी देश जो है स्थलबद्ध नहीं, सभी देशों की तटीय सीमाएं रेखाएं आप देख रहे हैं समुद्र से मिली हुई हैं, अर्थात सभी जो है स्वतंत्र रूप से किसी भी देश के साथ पारगमन यानी व्यापार कर सकते हैं और लाभ की स्थिति में होते हैं। यही कारण है कि यह महाद्वीप सबसे ज़्यादा विकसित महाद्वीपों में से आता है। और अब हम देखेंगे इसके देश के अकॉर्डिंग अध्ययन करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसका ये वाला पोर्शन एक ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इस पर राजनैतिक रूप से अगर देखा जाए तो ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है, लेकिन अगर भौगोलिक रूप से देखें तो ये जो है उत्तरी अमेरिका का एक पार्ट है। और अगर दूसरी तरफ देखते हैं, अब हम देखते हैं देशों के क्रम को, तो कनाडा का सबसे पहले अध्ययन करते हैं। कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे उत्तरी देश है और कनाडा जो है दुनिया का सबसे बड़ी तटरेखा वाला देश है। कनाडा दुनिया की सबसे बड़ी तटरेखा वाला देश है और ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जबकि सबसे लंबी तटरेखा वाला देश अगर पूछा जाता है तो चिली पड़ जाता है। चिली सबसे बड़ी तटरेखा वाला देश। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे लंबी तटरेखा वाला देश, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला देश आपका पड़ जाएगा कनाडा। तो कनाडा के उत्तर और पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम में आपका पड़ जाता है अलास्का यूएसए का पार्ट है। अलास्का यूएसए का पार्ट पड़ जाता है। ये जो अलास्का वाला पोर्शन पड़ जाएगा ये आपका पड़ जाता है ये यूएसए का पार्ट। जबकि ये यहाँ से लेकर के ये पूरा कनाडा के अंतर्गत आता है। तो कनाडा के अंतर्गत कनाडा और यूएसए के बीच में जो सीमा रेखा का निर्धारण किया जाता है वो 49 डिग्री अक्षांश के मध्य अक्षांश रेखा को ही कनाडा और यूएसए ने अपने मध्य सीमा मान ली है। ये दुनिया की सबसे शांत सीमा रेखा है, क्योंकि दोनों ही देशों में एक ही जनजाति समूह के लोग रहते हैं और आपसी तालमेल की वजह से कभी किसी प्रकार का वाद विवाद की स्थिति नहीं हुई। अतः यह दुनिया की सबसे शांत सीमा रेखा है। और उसके बाद यहाँ पे एक महान झील प्रदेश पड़ जाता है, ये आपका महान ग्रेट लेक्स रीजन है। तो इसमें ये इन झीलों मतलब ये जो महान झील प्रदेश है, इन झीलों के माध्यम से भी कनाडा और यूएसए की मध्य सीमा रेखा निर्धारित होती है। तो यहाँ पे 5 प्रमुख झीलें पड़ती हैं, जिन्हें होम्स के नाम से शॉर्ट फॉर्म में हम याद कर सकते हैं। तो ये रहा होम्स का एरिया। ये वाला होम्स का एरिया है। तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं होम्स क्या है। तो होम्स, तो यहाँ पे 5 अक्षर देख रहे हैं, HOMES, होम्स। तो इन 5 अक्षरों से ही हम जो है इन झीलों को शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं: ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। तो सबसे पहले ये आपकी ये हो जाएगी आपकी सुपीरियर, और फिर उसके बाद ह्यूरॉन, फिर सुपीरियर, ह्यूरॉन, और इसके नीचे आपका मिशिगन, फिर ईरी और ओंटारियो ये पड़ जाएगी आपकी ईरी। और ये सबसे लास्ट में आपकी पड़ जाएगी ओंटारियो। और ये जो सबसे नीचे लटकी हुई है ये मिशिगन है, और ये ऊपर वाली आपकी पड़ जाएगी ह्यूरॉन। तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हमें याद रखना है इन 5 महान झील प्रदेशों को: सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो और मिशिगन संपूर्ण रूप से यूएसए का पार्ट है। बाकी ये जो 4 झीलें हैं, ह्यूरॉन,
ओंटारियो, ईरी और सुपीरियर ये सभी झीलें दोनों ही देशों के मध्य सीमा बनाती हैं, जबकि आपकी मिशिगन झील जो संपूर्ण रूप से यूएसए का पार्ट है। तो इस तरह हम लोगों ने झीलों को भी समझ लिया, झीलें क्या होती हैं और इनका क्या काम है। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ प्रमुख रूप से द्वीप पाए जाते हैं, उन द्वीपों का भी अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो छोटे छोटे द्वीप हैं। तो ये जो ऊपर वाले द्वीप समूह इन्हें ग्रेट एलिजाबेथ द्वीप समूह कहा जाता है। एलिजाबेथ, अब आप समझ लेना, एलिजाबेथ, ग्रेट एलिजाबेथ द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। और ये आपका ये बैंक द्वीप, सॉरी ये विक्टोरिया द्वीप हो गया, ये बैंक द्वीप हो गया, और बाकी ये वाला जो द्वीप है ये बैफिन द्वीप हो जाता है, बैफिन द्वीप। और ये आपका बैफिन की खाड़ी हो जाता है। और ये डेविस जल संधि, ये लेब्राडोर, यल डी और ये बी। तो ये जो लेब्राडोर सागर है इसको जोड़ने का काम करती डेविस जल संधि बैफिन की खाड़ी से। तो बैफिन की खाड़ी से लेब्राडोर जल संधि को जोड़ने का काम करता है डेविस जल संधि। ये जो निकला वाला हुआ पार्ट है इसे उंगावा प्रायद्वीप कहा जाता है, ये उंगावा प्रायद्वीप है। और ये जो है हडसन की खाड़ी, ये जो छोटी सी खाड़ी दिख रही है इसे जेम्स की खाड़ी कहा जाता है, हडसन की खाड़ी और जेम्स की खाड़ी। तो हडसन जल संधि द्वारा ही बैफिन की खाड़ी, ये एक जल संधि दिख रही है, ये एक जल संधि दिख रही है, इसको अलग कलर से दिखाते हैं। ये आपकी ये जो जल संधि दिख रही है इसे हडसन जल संधि कहा जाता है। तो हडसन जल संधि के माध्यम से ही हडसन खाड़ी को बंगाल की बैफिन की खाड़ी से जोड़ता है। तो इधर हमें खाड़ियों और जल संधियों को भी ध्यान रखना है। एक तो लेब्राडोर सागर, फिर बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ने वाली जल संधि डेविस जल संधि जो दुनिया की सबसे बड़ी जल संधि है। और दूसरा बैफिन की खाड़ी को हडसन की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि हडसन की जल संधि है। और ये आपको जो बड़ा सा ये वाले जो द्वीप दिख रहा है ये बैफिन द्वीप है। इस तरह हमने इधर की पूरब की खाड़ी वगैरह के बारे में काफ़ी अध्ययन कर लिया है। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वैंकूवर कनाडा के बारे में। तो आपको पता है यहाँ पे 5 झीलें हमने 5 ग्रेट लेक्स रीजन भी पढ़ लिया। उसके बाद कनाडा में और भी कुछ खास झीलें हैं, जैसे आपकी सबसे उत्तर में ये वाली जो मैंने दिखाई ये आपकी ग्रेट बियर, फिर ग्रेट स्लेव, फिर उसके बाद अथावास्का, फिर रेंडियर और फिर ये विनीपेग झील। ये एक झीलों का क्रम है जो कनाडा में पाया जाता है। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, रेंडियर और सबसे लास्ट में आपको देखने का मिलेगा विनीपेग। और विनीपेग झील के ही नीचे एक शहर पाया जाता है, उस शहर को विनीपेग शहर कहा जाता है। तो लाल रंग से मैंने नोटिफाई कर दिया, इसे विनीपेग सिटी के नाम से जानते हैं। इसको मैं अलग लिख लेता हूँ, बाद में इरेज कर दूंगा, विनीपेग सिटी। तो ये गेहूं की मंडी। तो चूंकि आपको पता है ये वाला पूरा रीजन ये सब प्रेरीज प्रदेश के अंतर्गत आता है और शीतोष्णकटिबंधीय देश हैं। कनाडा का दक्षिणी पार्ट अपेक्षाकृत उत्तरी पार्ट की अपेक्षा थोड़ा हल्का सा गर्म होता है, लेकिन फिर भी जो शीतोष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है। और उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग या संपूर्ण अमेरिका में गेहूँ शीतोष्णकटिबंध में आता है। तो यहाँ पे गेहूँ की अच्छी खेती होती है। तो गेहूँ की अच्छी खेती होने की वजह से यहाँ पे गेहूं का काफ़ी अधिक मात्रा में व्यापार वगैरह के लिए भी ये क्षेत्र जाना जाता है। तो इन्हीं में जो आपको मैंने अभी बताया ये जो विनीपेग इसको नोटिफाई किया, यहाँ से आपको विनीपेग दिखाया। तो विनीपेग गेहूं की मंडी के लिए फेमस है पूरी दुनिया में। तो झीलों को क्रम को हमें याद रखना है, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, रेंडियर और ये विनीपेग। चलिए अब हमने इस चीज़ को भी देख लिया, अब आगे हम लोग दूसरा कुछ देखते हैं। तो हम अब देखेंगे कुछ स्पेशल सा। हाँ, तो ये आप देख रहे हैं वैंकूवर आइलैंड और ये देख रहे हैं हैलीफैक्स। तो वैंकूवर आइलैंड से लेकर के हैलीफैक्स के मध्य में ये ट्रांस कनाडियन रेलवे लाइन का विकास किया गया है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है। अगर सबसे बड़ी रेलवे लाइन देखते हैं तो वहाँ पे रूस में पाई जाती है, जबकि यहाँ पे अगर अमेरिका में सबसे बड़ी रेलवे लाइन देखते हैं तो ये कनाडा के सबसे पश्चिमी से पूर्वी बिंदु को मिलाते हैं वैंकूवर से।
हैलीफैक्स के बीच में बनाई गई। ये बहुत बड़ी सीमा रेखा है, वो रेलवे लाइन है। तो कनाडा, चूँकि आपको पता है, बहुत ज़्यादा पुराना शहर है और कनाडा में बहुत सारे भारतीय मूल के निवासी रहते हैं, जिनमें से सिख समुदाय और अन्य समुदाय के लोग भी रहते हैं। तो यहीं पे जो है, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, यानी 1914 के आसपास, 1914 में ही कामागाटा मारू की घटना आपको याद होगी। यहीं पर जो है कोलकाता के बजबज बंदरगाह से कामागाटा मारू घटना जहाज़ लेकर के यहाँ पे जाते हैं लोग, यानी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ पे पहुँचते हैं और इस उद्देश्य से जाते हैं, जहाँ कहीं भी अंग्रेज़ मिलेंगे वहीं पे जो है अंग्रेज़ों को वहाँ से निकाल के उनको निकाल फेंकेंगे और देश को आज़ाद कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जहाँ भी अंग्रेज़ मिलेंगे वहीं भी ठुकाई कर देंगे। ऐसा सोच करके भारतीय जो है नौजवान भारतीय क्रांतिकारी दल यहाँ पे पहुँचता है और जैसे ही पहुँचता है इस रीजन में, वैसे ही यहाँ की कनाडा की सरकार वहाँ पे वैंकूवर पे उतरने से रोक देती है और जैसे गए थे दबे पाँव फिर वापस आना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग बीमारी या रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है और बहुत सारे लोग जो भी तट पर पहुँचते हैं उनको पुनः गिरफ्तार करके उन पर अन्य कार्रवाई की जाती है। तो इस तरह कामागाटा मारू की घटना पूरी दुनिया में फेमस है। भारतीय इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। 1914 से हमें याद रखना है, ये घटना 1914 में घटित हुई थी, कामागाटा मारू की घटना। चलिए कुछ और देख लेते हैं। अब यही वैंकूवर आइलैंड, ये जो वैंकूवर आइलैंड का एरिया पड़ता है, ये ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में पड़ जाता है। ये वाला पूरा ब्रिटिश कोलंबिया का क्षेत्र है। ये जो है यहाँ पे एक शहर पड़ जाता है येलो नाइफ सिटी। येलो नाइफ सिटी, तो येलो नाइफ सिटी जो है माइंस के लिए जाना जाता है। यहाँ सबसे पहले 1936 में सोना सोना यानी गोल्ड, और फिर उसके बाद जो है 1990 में डायमंड। तो कामागाड़ा यही येलो नाइफ सिटी में सबसे पहले 1936 में सोने की खदान खोदी गई थी। उसके बाद अब वर्तमान समय में यहाँ डायमंड का निष्कर्षण किया जाता है। तो सिटी का नाम है येलो नाइफ सिटी। ये मैं शो कर देता हूँ, येलो नाइफ सिटी। अब इसी के पास एक है सुलीवान खान। तो सुलीवान खान में सीसा प्लस जस्ता। आपको पता है सीसा और जस्ता ये जो एक इस प्रकार की फसलें होती हैं जो कि एक साथ ही इनका निष्कर्षण किया जाता है। तो सीसा और जस्ता को दोनों को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। तो सुलीवान खान से सीसा और जस्ते का निष्कर्षण बहुतायत मात्रा में किया जाता है। तो सुलीवान खान जो है फेमस है सीसे और जस्ते के लिए। और ये भी ध्यान रखना है, इसका जो ब्रिटिश कोलंबिया वाला प्रांत है, यहाँ पे सीसे और जस्ते के बहुत भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, बाकी आप लोग अपने अपने नोट्स भी बना सकते हैं इससे। चलिए अब और देखते हैं कुछ यहाँ की विशेषताओं के बारे में कनाडा के। तो कनाडा का ये हडसन की खाड़ी के आसपास का जो पूरा ये रीजन मैंने रेड कलर से दर्शा दिया है, ये जो पूरा रीजन होता है, इस रीजन को कहा जाता है कनाडियन शील्ड प्रदेश। कनाडियन शील्ड प्रदेश। तो ये जो कनाडियन शील्ड प्रदेश आप देख रहे हैं, कनाडियन शील्ड प्रदेश में जो है बहुतायत मात्रा में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। कनाडियन शील्ड प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कनाडा यूरेनियम के उत्पादन में पूरी दुनिया में फेमस है, जिनमें से कनाडा का कनाडियन शील्ड प्रदेश है। ठीक रहेगा, याद रहेगा। तो इस तरह हम जो है इसके एक प्रत्येक छोटी छोटी बातों को, आज पहला इसका जो है उत्तरी अमेरिका का पहला दिन है, तो इसमें हम लोग थोड़ा राजनीतिक और थोड़ा बहुत अन्य चीज़ों से मिलाकर पढ़ेंगे। और जब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा भाग, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ भौगोलिक बातों को ज़्यादा महत्व देंगे। ठीक है, तो आज जो है इसको और आगे बढ़ाते हैं। अभी तो हमने अभी पढ़ लिया है ये इसकी 5 ये झीलें, वैंकूवर से यहाँ तक हैलीफैक्स तक रेलवे लाइन, और इसके द्वीप छोटे छोटे। और अभी हमने ये महाझील प्रदेश, ये आपकी सुपेरियल झील, ये आपकी मिशिगन झील, ये ऊपर वाली आपकी हुरॉन झील, और ह्यूरॉन के बाद ईरी झील, ईरी के बाद ये आपकी
हो जाएगी आपकी ईरी के बाद ओंटारियो। तो ओंटारियो झील से एक नदी निकलती है जिसे सेंट लॉरेंस नदी कहते हैं। सेंट लॉरेंस नदी अपना मुहाना सेंट लॉरेंस की खाड़ी पर बनाती है। इसके उत्तरी सिरे पर जो है ईरी के पास से यहाँ पे कई शहर हैं, जिसमें से एक वो हो जाएगा टोरंटो, फिर ओटावा, फिर आपका मॉन्ट्रियल, फिर क्यूबेक। तो 5 बिंदु मैंने बना दिए हैं, 1 2 3, और ये पहले से ही। हाँ, तो ये 5 जो प्रमुख शहर है, जिनमें से टोरंटो, ये आपका ओटावा, ये टोरंटो, ये है आपका ओटावा, और ये आपका हो जाएगा मॉन्ट्रियल, और ये वाला आपका क्यूबेक। तो हमको याद रखना है टोरंटो, ओटावा, है ना, टोरंटो, ओटावा और मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक। और एक शहर और पड़ता है यहाँ पर, उसे वो बोलते हैं हैमिल्टन। तो हमें इन शहरों के बारे में याद रखना। जो टोरंटो है, ये कनाडा का सबसे बड़ा शहर है। टोरंटो कनाडा का शहर सबसे बड़ा व्यापारिक शहर है। उसके बाद यहाँ की राजधानी पड़ती ओटावा, लाइक दिल्ली। ओटावा यहाँ की कैपिटल सिटी है। उसके बाद हम एक और शहर देख रहे हैं, मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल जो है अखबारी कागज़ के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। और उसके बाद अगर देखें तो मॉन्ट्रियल में ही जो है दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय विमान कर जो रूल रेगुलेशन बनाते हैं, उसका यहीं पे संस्थान स्थित है। तो मॉन्ट्रियल अंतर्राष्ट्रीय वैमानिकी संस्थान के लिए फेमस है और अखबारी कागज़ के लिए। उसके बाद और आगे बढ़ते तो यहाँ पे एक सिटी पड़ता है क्यूबेक। तो क्यूबेक सबसे प्राचीन शहरों में से एक आ जाता है और होली सिटी के नाम से ये फेमस है। तो कनाडा के बारे में इतने फैक्ट्स काफ़ी हैं राजनैतिक महत्व को समझने के लिए। उसके बाद हम लोग अगले दूसरे देश के बारे में पढ़ेंगे, कनाडा, उत्तरी अमेरिका के। तो हम लोग आज अभी देख लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका को शुरू करते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का ये वाला पार्ट है अलास्का। अलास्का, तो अलास्का के बारे में आपको जानकारी पहले से होनी चाहिए कि अलास्का जो है रूस ने अलास्का को जो है यूएसए को दे दिया था। यानी पहले ये अलास्का रूस का पार्ट था। तो ये हमारा पड़ रहा है अलास्का। तो अलास्का का जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे पाई जाती ये वाले हिस्से पे ब्रुक्स रेंज पाई जाती है, और नीचे वाले हिस्से पे पाई जाती अलास्का रेंज, अलास्का रेंज। और ये वाली आपकी ब्रुक्स रेंज, ब्रुक्स रेंज, अलास्का रेंज ये, और ये ब्रुक्स रेंज। खैर छोड़िए इसको। हाँ। हम्म। तो ये आपका हो जाएगा अलास्का रेंज, और ये हो जाएगा आपका ब्रुक्स रेंज। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसे एलेशियन प्रायद्वीप कहा जाता है। ये निकला हुआ वाला हिस्सा, ये एलेशियन प्रायद्वीप। तो अलास्का जो है पेट्रोलियम वगैरह के भंडार के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। अलास्का में अगर देखें तो ये आपका चुपची सागर वाला पार्ट है, ये चुपची सागर, और ये इधर बेरिंग सागर। और इसी के बीच में एक जल संधि पाई जाती है जिसे बेरिंग जल संधि कहा जाता है। बेरिंग जल संधि जो है अलास्का को रूस के पूर्वी साइबेरिया से अलग करता है। यानी रूस को अमेरिका से अलग करने वाली जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है रूस को अमेरिका से अलग करती है, या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया से अलग करती है बेरिंग जल संधि। और बेरिंग जल संधि आर्कटिक सागर के पार्ट चुपची सागर को और प्रशांत महासागर के पार्ट अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ देती है। तो इस तरह ये वाला हिस्सा आपका कवर हुआ। उसके बाद हम देखेंगे अमेरिका के ये इधर वाले असली अमेरिका के बारे में देखेंगे। ये इसकी बाउंड्री बना लेते हैं। ये यहीं से है। तो ये है वैंकूवर। तो वैंकूवर के नीचे एक शहर पड़ता है जिसे सिएटल बोलते हैं, सिएटल। तो वैंकूवर के नीचे शहर पड़ा जाता है सिएटल।
सिएटल में जो है एक बोइंग कंपनी पाई जाती है। बोइंग कंपनी आपको पता है, ये 35 या 15 चिनूक आदि जैसे हेलीकॉप्टर यहाँ पे आप देखते हो, अपाचे हेलीकॉप्टर, ये सारे हेलीकॉप्टर्स वगैरह का निर्माण, हवाई जहाज़ या लड़ाकू विमान के निर्माण के मामले में सिएटल पूरी दुनिया में फेमस है। अगर सिएटल की तुलना करते हैं टुलूज़ से, तो टुलूज़ भी जो है इसी काम के लिए जाना जाता है, नहीं हवाई जहाज़ वगैरह निर्माण के लिए। तो टुलूज़ यूरोपियन शहर है, यूरोप के फ्रांस में पाया जा स्थित है, जबकि सिएटल अमेरिका का है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा हवाई जहाज़ का निर्माण सिएटल से ही होते हैं। यहीं पे आपका पूरा ये वाला राज्य देख रहे हैं, जिसे कैलिफोर्निया कहा जाता है। तो ये ऊपर वाला वाशिंगटन राज्य है, नीचे वाला ये कैलिफोर्निया राज्य है। तो कैलिफोर्निया राज्य में कैलिफोर्निया को कहा जाता है सिलिकॉन वैली। कैलिफोर्निया को कहा जाता है सिलिकॉन वैली क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत आयात मात्रा में कंप्यूटर चिप्स वगैरह का निर्माण किया जाता है। तो ये है पूरा सिलिकॉन वैली, इसे सिलिकॉन वैली के रूप में फेमस है। और यहाँ की अर्थव्यवस्था 6 ट्रिलियन है। 6 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, जो कि भारत और रूस की संयुक्त अर्थव्यवस्था को मिला दे तो उससे भी ज़्यादा है। कारण है यहाँ पर जो है बहुत सारी फेमस फेमस कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और फेसबुक, IBM, इस तरह की कंपनीज का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स है, कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। तो इसलिए जो है कैलिफोर्निया राज्य बहुत ज़्यादा फेमस है। यहीं पे एक शहर पड़ता है, यहाँ पे एक शहर पड़ता है जिसे सैन फ्रांसिस्को कहता है, सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को के बारे में आपको याद होगा 1913 में यहाँ सैन फ्रांसिस्को में गदर सन 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। यहीं पे जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। और यहीं सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन ब्रिज के नाम से पूरी दुनिया में फेमस है। आप सब विभिन्न हॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह में देखते हो, गॉडजिला वगैरह जिसमें दिखाते हैं, तो ये वही गोल्डन ब्रिज है, या गोल्डन गेट इसे बोल देते हैं। तो गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को पर स्थित है। तो सैन फ्रांसिस्को ये शहर तटीय शहर है, सन नगर है प्रशांत महासागर का। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सिटीज़ के बारे में। तो कैलिफोर्निया राज्य में ही एक शहर पड़ जाता है जिसे लॉस एंजल्स बोलते हैं, लॉस एंजल्स। तो लॉस एंजल्स तो मेनली हॉलीवुड के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पर पेट्रोलियम के भी भंडार बहुतायत में पाए जाते हैं और हॉलीवुड द्वारा दिए जाने वाले बहुत सारे पुरस्कार भी यहीं से दिए जाते हैं। तो लॉस एंजल्स काफ़ी फेमस सिटी, हॉलीवुड सिटी है, और आपका यहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ, तो यहाँ पे ग्रेट सॉल्ट लेक है, ग्रेट सॉल्ट लेक बना लेते हैं, ग्रेट सॉल्ट लेक। उसके बाद हम लोग जो है इस पूरे रीजन को इसे सन बेल्ट का रीजन कहते हैं, सन बेल्ट का रीजन कहेंगे। क्यों? इस सन बेल्ट के रीजन में होता ये है कि इस पूरे रीजन में सूर्य का प्रकाश बहुतायत मात्रा में पड़ता है। तो इस रीजन में कपास कपास और मक्का, कपास की खेती मेनली की जाती है। तो इस रीजन को सन बेल्ट का रीजन कहा जाता है। कपास बहुत ज़्यादा खेती की जा सकती है और सोलर पैनल्स वगैरह यहाँ पे लगाए जा सकते हैं, जैसा कि भी भारत सरकार द्वारा पूरी दुनिया में कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मतलब प्रकृति के संरक्षण के लिए और एक ऊर्जा का एक अल्टरनेट उपलब्ध कराने के बारे में सोचा जा रहा है। तो इस पूरे रीजन में ऐसी सुविधाएं दी जा सकती हैं। तो ये कपास के उत्पादन के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और यहाँ की कपास जो होती है 5 मीटर से भी अधिक लंबी होती है, अर्थात उत्तम क्वालिटी की कपास यहाँ पे पाई जाती है, जबकि भारत में देखा जाए तो सामान्य कपास होती है। तो ये था सन बेल्ट का रीजन। ठीक है, तो आप इसको समझ चुके हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके पूर्वी तटीय सन नगरों के बारे में देखते हैं। तो पूर्वी तटीय सन नगरों में इसमें 2 शहर आपको ऑलरेडी पहले से लिखे हुए दिख रहे हैं। तो कुछ और भी शहर हैं। यहाँ पे एक शहर पड़ता है बोस्टन। तो बोस्टन से आपको याद होगा बोस्टन टी पार्टी की घटना। इस घटना से आप
एक सामान्य, कुछ तो आपको याद आ ही रहा होगा, बोस्टन। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब अमेरिका परतंत्र था, लाइक अमेरिका पर भी भारत की तरह अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस समय अंग्रेज़ जो है भारत से चाय खरीद करके ले जाते हैं और यहाँ पर चाय की सामान्य कीमत से 8 गुना, 8 से 10 गुना कीमत से चार्ज वसूल करते हैं। तो यहाँ के नागरिकों को बोस्टन तट पर जो हमें इंग्लैंड के जहाज़ थे उनसे चाय उठा उठा कर समुद्र में फेंक देते हैं। इस बात को लेकर बीच दोनों के मध्य बहुत कहासुनी होती है और फिर अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम और जोर पकड़ लेता है और उसके बाद अमेरिका स्वतंत्र भी हो जाता है। तो इस तरह बोस्टन टी पार्टी की घटना अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के लिए महत्वपूर्ण रही। उसके बाद ये जो रेड कलर से दर्शाया, यहाँ पे एक शहर पड़ता है फिलाडेल्फिया। तो फिलाडेल्फिया शहर जो है फेमस है। यहाँ पे जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का जो घोषणा पत्र था उस पर जॉर्ज वाशिंगटन और अमेरिकी इंग्लैंड के प्रतिनिधियों के मध्य हस्ताक्षर किए गए थे। तो फिलाडेल्फिया हो गया। उसके बाद बाल्टीमोर है, तो बाल्टीमोर भी इम्पोर्टेंट सिटीज़ है क्योंकि सभी सिटीज़ इम्पोर्टेंट ही होती हैं। तो ये बाल्टीमोर। उसके बाद आप देख रहे हैं ये न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है और यहीं पर जो है यूएनओ का मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। तो न्यूयॉर्क में ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मुख्यालय है, यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो दुनिया की बड़ी बिल्डिंग बनी थी जिस पर तालिबान ने हमला कर दिया था 2001 में। तो यहीं पे WTC भी है, WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। और इसके बाद अब देख रहे हैं वाशिंगटन। तो वाशिंगटन का पूरा नाम वाशिंगटन DC है। वाशिंगटन DC यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये जो है यहाँ की कैपिटल सिटी है वाशिंगटन DC। येलो से मैं इसको दिखा देता हूँ। ये वाला जो निकला हुआ पार्ट, इसे कहा जाता है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा एक नाम, एक अक्षर से आप समझ जाएंगे फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा जो है यहाँ पे पर्यटन के लिए फ्लोरिडा बहुत फेमस है और यहीं पे अमेरिका अपने जो सैटेलाइट वगैरह हैं उनको लॉन्च करता है। जैसे भारत अपने श्रीहरिकोटा से लॉन्च करता है, वैसे ही अमेरिका फ्लोरिडा से लॉन्च करता है। तो इस तरह हमें फ्लोरिडा को ध्यान में रखना है। और ये जो तीन ओर से जल से घिरा वाला पार्ट है, इस पूरे रीजन को ये ये आपकी मैक्सिको की खाड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। तो मैक्सिको खाड़ी को हमें ध्यान रखना है। मैक्सिको के तट पर स्थित है और USA के दक्षिणी भाग में स्थित है, तो इसे मैक्सिको की खाड़ी कहा जाता है। तो यहीं पे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। वाशिंगटन के पास ही अब ये येलो दो शहर मैंने दिखा दी। एक तो आपका पड़ जाता है अटलांटा और दूसरा आपका पड़ जाता है वर्जीनिया। अटलांटा और वर्जीनिया। तो अटलांटा जो है फेमस है कोका कोला के लिए। कोक जो आप पीते हैं, कोक हम आप कोका कोला। तो अटलांटा शहर कोका कोला के लिए और वर्जीनिया सिटी तंबाकू के लिए। वर्जीनिया सिटी तंबाकू के लिए। तो वर्जीनिया के लोग तंबाकू ज़्यादा खाते होंगे आई थिंक। तो वर्जीनिया जो है तंबाकू उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में फेमस है और भारत भी तंबाकू के उत्पादन में अग्रणी देशों में आता है, लेकिन अमेरिका जितना नहीं। तो ये शहर थे। उसके बाद हम लोग जो है अब अमेरिका के एक और पड़ोसी है उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो अमेरिका के पड़ोस में स्थित है मैक्सिको सिटी यानी मैक्सिको। तो मैक्सिको जो है अमेरिका के दक्षिण में स्थित है और अमेरिका जो है मैक्सिको, जहाँ भी हम लोग दो देशों को पढ़ा तो दोनों विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। वहाँ का मानव ह्यूमन इंडेक्स वगैरह बहुत ज़्यादा ऊंचा है, लेकिन जब दक्षिण की तरफ बढ़ते जाते हैं तो घटता जाता है। वो विषुवत रेखा के करीब के देश हैं, काफ़ी गर्म प्रदेशों में आते हैं। तो ये ज़्यादातर देश सब विकासशील की श्रेणी में आ जाते हैं। तो मैक्सिको के बारे में आपको सामान्य चीज़ तो आपको पता है कि यहाँ पे एक चिहुआ हुआ की खान पाई जाती है। तो ये चांदी के लिए तो फेमस है ही, ये चांदी के लिए फेमस है। और अमेरिका और मैक्सिको के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ कि वॉल खड़ी करने की बात की थी और खड़ी भी की गई है। पहले वैसे इसकी एक सीमा रेखा यहाँ बनती थी, रियो ग्रांडे नदी से बनती थी, जो रियो ग्रांडे पठार से निकलती थी रियो ग्रांडे नदी, कुछ दूर तक वो सीमा रेखा बनाती थी और बाकी जगह पे अब जो है यहाँ पे एक दीवार बना दी गई है, क्योंकि ऐसा मानना था अमेरिकियों का कि यहाँ के जो ड्रग तस्कर वो काफ़ी मात्रा में जो है बाउंड्री क्रॉस करके अमेरिका में पहुँचते हैं और वहाँ के लोगों को
नशा वगैरह बेचते रहते हैं। तो ये सब चीज़ों के कारण से मेक्सिको और अमेरिका के बीच में थोड़ा सा कटु संबंध रहा करते हैं। हालांकि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, भारत पाकिस्तान जैसी स्थिति यहाँ पे नहीं पाई जाती है, यहाँ पे सब नॉर्मल ही रहता है। तो मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी, और मेक्सिको फेमस है एज़टेक सभ्यता के लिए, और यहाँ चांदी उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे 7 छोटे छोटे देश हैं, जिनमें से आप देखेंगे आपका सबसे पहले इधर ये ग्वाटेमाला, तो पहले इरेज कर लेते हैं, केवल उसी को बनाएंगे फिर। हाँ, ये सीमा, ये आपका ग्वाटेमाला, और ये इधर वाला जी, इधर वाला बेलीज, ग्वाटेमाला बेलीज, और इधर नीचे आपका पड़ जाता है होंडुरास, और इधर पड़ जाएगा आपका इधर पड़ जाएगा अल सल्वाडोर, और इधर पड़ जाएगा होंडुरास। थोड़ा चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, मतलब क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड नहीं है, इसलिए। तो देख लेते हैं फिर भी। यहाँ पे 7 शहर पड़ते हैं। एक तो आपका पड़ेगा ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर, होंडुरास, अल सल्वाडोर, होंडुरास। उसके बाद आप देखेंगे निकारागुआ, कोस्टारिका, निकारागुआ, कोस्टारिका, और उसके बाद आपका पड़ जाएगा पनामा। तो 7 देश, ग्वाटेमाला बेलीज ऐसे ही हैं जैसे मैंने लिखा है, ग्वाटेमाला बेलीज, और उसके बाद अल सल्वाडोर, होंडुरास, और इसके बाद निकारागुआ, और आप पड़ेगा कोस्टारिका, और फिर आपका पनामा। तो सबसे लास्ट में पनामा है। तो पनामा में ही एक नहर पड़ती है, पनामा नहर। तो पनामा नहर का काम होता है दो बड़ी जलराशियों को जोड़ती, इधर प्रशांत महासागर को, इधर अटलांटिक महासागर को जोड़ देती। क्योंकि आपको पता है इसके नीचे आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। तो इन दोनों, अगर ये रास्ता बना दिया है तो यहाँ से अगर आपको जाना है तो यहाँ न्यूयॉर्क जाने के लिए आपको घूमना नहीं पड़ेगा ज़्यादा दूर, मेक्सिको के इस पश्चिमी तट से सीधा यहाँ क्रॉस करके जा सकते हैं। तो इसी की प्रतिद्वंदिता में जो है निकारागुआ, इस निकारागुआ ने भी यहाँ पे एक नहर बना रही है चीन के सहयोग से। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो एक चीज़ और हमने नहीं बताई आपको, ये वाला पूरा रीजन जो है इसे आंग्ल अमेरिका कहा जाता है, आंग्ल अमेरिका। तो आंग्ल अमेरिका में अगर देशों को पूछ ले आपसे कोई, तो आंग्ल अमेरिका में 2 देश पड़ते हैं, कनाडा और यूएसए। कनाडा और यूएसए आंग्ल अमेरिका के देश हैं। उसके बाद ये जो 7 देश और मैक्सिको, ये मध्य अमेरिका के देश हैं। ये सब आ जाएंगे आपके केंद्रीय अमेरिका के देश या मिडिल अमेरिका के देश। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। धन्यवाद।